छत की मंदिर पर अनाया और माहा बैठी चाय पी रही थी। अनाया का मूड आज सुबह से इंतहाई खराब था और इस पे मामूल उसके गुस्से का निशाना माहा बन रही थी, जो चुपचाप उसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। तुम्हारा भाई, तुम्हारा वो सड़ियल खड़ूस और बदतमीज भाई, कसम से माहा, मेरा दिल करता है कि मैं उसके सर पर यही गर्म चाय वाला कप दे मारूं। अनाया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें गुस्से की वजह से मजीद चमक रही थी और धोदिया रंगत पर गुस्से की सुर्खी आ गई थी। 21 साल की उम्र में वो बिला की हसीन थी। यूनिवर्सिटी में लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे, मगर उसकी किस्मत का फैसला उसके दादा जान कर गए थे। वहां ने डरते उसे समझाया, यार आहिस्ता बोलो, नीचे डैडी या तायाबू ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। वैसे भी भाई अभी ऑफिस से आया और उनका मूड ठीक नहीं है। हाँ तो उसका मूड कब ठीक होता है? अनाया फिर से शुरू हो गई। विदाशी सड़ियल है वो। पता नहीं दादा को ने अपनी आखिरी सांसों में क्या सोचकर मेरा निकाह तुम्हारे उस हिटलर बाई से करवा दिया। 3 साल हो गए वहां। 3 साल। लोग निकाह के बाद कैसी प्यारी बातें करते हैं। शौहर अपनी बीवियों को डिनर पर लेकर जाते हैं, तोहफे देते हैं, उनके नखरे उठाते हैं। और एक तुम्हारा भाई है, जब भी मेरे सामने आता है ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ या उसे कच्चा चबा जाऊंगी। अनाया ने सांस लेने के लिए रुका तो माँ ने लुकमा दिया। गलती तुम्हारी डैडी और मेरी डैडी की भी तो है। दोनों सगी भाई हैं, घर साथ साथ जुड़े हुए हैं, मगर जायदाद के पीछे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। अब बीच में हम बच्चे पिस रहे हैं, तो शमशेर कौन सा दूध पीता बच्चा है? अनाया ने फौरन जवाब दिया। 27 साल का हो गया है माशाल्लाह, अपना बिजनेस संभाल रहा है, पूरे खानदान पर रूप जमाता है। तो क्या अपने बाप के सामने नहीं बोल सकता? ताबू से कह सकता है ना कि मेरी बीवी है ये, मैंने इसे लेकर जाना है, रुखसी कर दे। मगर नहीं, उसे तो शायद मुझसे नफरत है। वैसे भी मुझे कौन सा शौक है उसके साथ रहने का। बस फंस गई हूं मैं। काश दादा वो मेरा रिश्ता किंग और कर देते। कोई ऐसा लड़का होता जो मेरे डांस नखरे उठाता, मेरी तारीफें करता, ना कि शमशीर की तरह हर वक्त मुझे जलाने के लिए तैयार रहता। अनाया रवानी में ही बोली जा रही थी, हाथ हवा में लहरा लहरा कर वो शमशीर की बुराइयां कर रही थी कि अचानक उसकी चलती जुबान को जोरदार पड़क लगी। उसकी नजर सामने सीढ़ियों पर पड़ी जहां शमशेर खड़ा था। शमशेर ने स्याह रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें वो मजीद संजीदा और रोबदार लग रहा था। उसके बाजू सीने पर बंधे थे और वो अपनी गहरी तेज नजरों से सीधा अनाया को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा हो। अनाया के तो जैसे सांस ही खुश्क हो गई। वो जो अभी शेरनी बनी हुई थी फौरन बिगी बिल्ली बनकर वहां के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। शमशेर ने एक अब्रू चुकाकर अनाया को देखा और इंतहाई सर लहजे में बोला, तो मोहतरमा मेरे बारे में ये ख्याल रखती हैं? मैं सड़ियल हूँ, खरूस हूँ, हिटर हूँ। अनाया ने घबराकर वहां की कमीज का कोना मुट्ठी में दबा लिया। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। शमशेर आहिस्ता आहिस्ता चलता उनके करीब आए। उसकी शख्सियत का रूह भी ऐसा था कि अनाया को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। और ये जो आपने फरमाया ना कि मैं अपनी नखरे नहीं उठाता, शमशेर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो बीबी अगर मैं सरियल हूँ तो आप कोई हूर पड़ी नहीं है जिसके नखरे में सारा दिन उठाता फिरूं। मुझे फजूल और दिमाग खराब करने वाली लड़कियों से वैसे भी चिढ़ है, और बदकिस्मती से आप में ये दोनों खूबियां कूट कूट कर भरी हुई है। अनाया को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो इसने हिम्मत करके मुंह बाहर निकाला और बोली, मैं तो बस माँ को बता रही थी कि आप कितने बोरिंग इंसान है, आपको रोमांस की अलीफ पे भी नहीं आती। शमशीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया और झुक कर अनाया की आंखों में देखा। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोमांस की अलीफ पे तो मैं तुम्हें तब सिखाऊंगा ना जब तुम मेरे घर आओगी। अभी फिलहाल अपनी जुबान को लगाम दो, वरना ये ना हो कि मैं दादा जान का फैसला बोल जाऊं और कुछ ऐसा कर गुजरूं जिसका तुमने कभी सोचा भी ना। उसका लहजा इतना सख्त और काटदार था कि अनाया की रही से ही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो जानती थी कि शमशेर गुस्से का तेज है और भी वो वाकई गुस्से में ही लग रहा था। मैं जा रही हूँ, मुझे डैडी बुला रहे हैं। अनाया ने जल्दी से बहाना बनाया और अपना चाय का कप वहीं छोड़कर सीढ़ियों की तरफ आ गई। वो इतनी बौखलाई हुई थी कि जाते ही उसका पाँव पिसता, मगर उसने खुद को संभाल लिया और पलट कर देखे बगैर नीचे भाग गई। शमीर वहीं खड़ा उसे भागते हुए दिखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो उसके सख्त चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई।
जो कि फौरन गायब भी हो गई। उसे गहरा सांस लिया और माह की तरफ देखा, जो कि डरी सहमी बैठी थी। और तुम? शमीर ने उसे घूरा। उसकी फजूल बातों में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर मेरे लिए पानी लाओ। माह ने जल्दी से सर हिलाया और वो भी वहां से खिसक गई। छत पर अब सिर्फ शमीर अकेला था और उसके जहन में अनाया का वो घबराया हुआ हसीन चेहरा घूम रहा था। ये जंग अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह अनाया के लिए किसी नए इम्तिहान से कम नहीं थी। रात को शमीर के साथ होने वाली झड़प का असर अभी तक उसके मूड पर बाकी था और रही सही कसर उसकी गाड़ी ने पूरी कर दी थी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर गेट पर खड़ी थी और पिछले 10 मिनट से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर गाड़ी का इंजन जैसे मर चुका था। उफ खुदाया, इस खटारा को भी आज ही खराब होना था। अनय ने चिंचिला के स्ट्रिंग पर हाथ मारा। बाबा से 1000 बार कहा है मुझे नई गाड़ी ले दे, ये कम से कम इसकी सर्विस ही करा दे, मगर नहीं। उनको तो बस तायबू से मुकाबला करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सारा घर टेंशन का घर बना हुआ है। उससे गुस्से से गाड़ी के टायर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसके अपने ही पाँव में दर्द शुरू हो गया। उसे यूनिवर्सिटी से भी देर हो रही थी और आज उसका पहला पीरियड बहुत अहम था। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाए, मगर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अभी वो वहीं खड़ी अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि साथ वाले गेट से काले रंग की बड़ी और चमचमाती हुई गाड़ी बाहर निकली। नायक का दिल थक से रह गया। कश्मीर की गाड़ी थी और हमेशा की तरह अपने वक्त का पाबंद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला था। कश्मीर ने अपनी गाड़ी बिल्कुल अनाया के पास लाकर रोकी और आहिस्ता से शीशा नीचे किया। उसने आंखों में काला चश्मा लगा रखा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे के तासुरात पढ़ना मुश्किल था, मगर उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। अनाया ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। वो कल वाली बेइज्जती के बाद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मगर शमीर कहाँ बाज आने वाला था। उसने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और गाड़ी की सीट से टेक लगाते हुए बड़े इत्मीनान से बोला, क्या हुआ मिसेस शुमेर सिकंदर? आज आपकी शाही सवारी ने जवाब दे दिया या फिर गुस्से में गाड़ी चलाना भूल गई आप? अनाया तन फन करती पलटी और उसे घूर कर देखा। खबरदार जो मुझे मिसेस शमीर का, मेरा नाम अनाया है और मुझे तुम्हारी ना फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। बारी गाड़ी बस स्टार्ट में थोड़ा मस्ती में हो रहा है, अगर अब स्टार्ट हो जाएगी अभी, तुम जाओ यहाँ से। शमीर ने स्ट्रिंग पर उंगलियां बजाते हुए कहा, अभी कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं बोरिंग हूँ, रोमांस नहीं जानता। अब यहाँ सड़क पर क्यों खड़ी हो? वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिक्शा वगैरह रुकवा दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कबाड़ अब चलने के काबिल है। अनाया का खून खौल उठा। एक तो गाड़ी खराब है, ऊपर से शमीर का ये अंदाज। उसका दिल चाहा शमीर का सर फाड़ दे। उसने तब कर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हारे मशवरों की। मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। तुम अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। शमीर ने कंधे उचकाए, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो इंसानियत के नाम लाते पूछ रहा था ना, हालांकि तुम इस काबिल हो नहीं। वैसे भी मेरे पास तुम जैसी मुसीबत को अपने गले में बिठाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं लेट होना पसंद नहीं करता। ये कहकर शमीर ने गाड़ी का शीशा ऊपर करना शुरू किया। हनाया को लगा शायद वो अब चला जाएगा और जान छूट जाएगी, मगर शमीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात की बारिश की वजह से सड़क के किनारे जहां अनाया खड़ी थी, वहां काफी कीचड़ और गंदा पानी जमा था। शमीर ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के बजाय एक पल के लिए अनाया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती और शैतानी मुस्कुराहट हो गई। उसे अचानक गाड़ी को जोरदार रेस दी। इंजन की गर्ज के साथ ही टायर तेजी से घुमा और सड़क पर जमा सारा गंदा पानी और कीचड़ उड़ता सीधा अनाया के कपड़ों पर जा गिरा। अनाया के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और पीछे हटी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सफेद रंग का खूबसूरत सूट जो उसने आज बड़े शौक से पहना था, अब गंदे बूरे छींटों से भर चुका था। उसके दुपट्टे और कमीज का बेड़ा गर्क हो गया था। शुमेर की गाड़ी हवा से बातें करती दूर निकल गई, मगर जाते जाते अनाया ने शुमेर का वो फातिहाना कहका जरूर सुन लिया था, जिसने गाड़ी भगाने से पहले लगाया था। अनाया सड़क किनारे खड़ी रह गई। उसका मुंह सदमे से और गुस्से से खुले का खुला रह गया। उसने अपनी हालत देखी और फिर दूर जाती शमीर की गाड़ी को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शदीद गुस्से के थे। शुमेर,
वो जोर से चिल्लाई, "तुम बहुत घटिया इंसान हो। तूने जानबूझकर ये किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।" गेट पर खड़ा चौकीदार हैरानी से उसे देख रहा था, मगर अनाया को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो पैर पटकती हुई वापस घर के अंदर भागी। अब यूनिवर्सिटी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसका पूरा दिन बर्बाद हो चुका था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शमीर था। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा जोर से बंद किया। शीशे की अपनी बिगड़ी हुई हालत देखकर उसे शमीर पर इतना गुस्सा आया कि अगर वो सामने होता तो शायद वो उसे कच्चा चबा जाती। तुम समझते क्या अपने आप को मिस्टर शमीर? अनाया ने शीशे में अपने अक्स से बातें करते हुए कहा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। तुमने मेरे कपड़े खराब किए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वाई है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अगर तुम बदतमीज हो तो मैं भी अनाया नवाज हूँ। तुम ऑफिस से वापस तो आओ। अगर मैंने तुम्हारी वो हालत ना की कि तुम शीशा देखकर खुद से डर जाओ तो मेरा नाम भी अनाया नहीं। उसके जहन में फौरन एक खतरनाक सा प्लान आया। शमीर को अपनी चीजें, अपनी तरतीब और अपनी पर्सनालिटी से बहुत प्यार था और अनाया अब उसी जगह वार करने वाली थी। उसे जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया, फोन उठाकर माँ को मैसेज किया। जंग का बकायदा आगाज हो चुका था। सुबह वाले वाक़े के बाद अनाया का गुस्सा ठंडा होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया था। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रही और बदले की तरकीबें सोचती रही। शाम होती ही तब तक प्लान पर अमल करने का फैसला किया। वो दबे पाँव माँ को साथ दिए शमीर के पोर्शन की तरफ बढ़ी। उस वक्त शमीर घर पर नहीं था। वो ऑफिस से भी वापस नहीं आया था और यही वो बेहतरीन वक्त था जब अनाया अपना वार कर सकती थी। अनाया चुपके से शमीर के कमरे में दाखिल हुई तो माँ ने डरते उसका बाजू पकड़ लिया। अनाया, खुदा के लिबास आ जाओ। अगर भाई को पता चल गया जब हम उनके कमरे में आए तो वो मेरा तो कत्ल ही कर देंगे। तुम्हें पता है ना उन्हें अपनी प्राइवेसी कितनी पसंद है। तुम चुप करो महा। अनाया ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसके हाथ में पसी हुई काली मिर्चों की एक पुड़िया थी। उसकी नजरें सीधी ड्रेसिंग टेबल पर रखी शमीर की पसंदीदा आफ्टर शोव आफ्टर शेव लोशन महंगी बोतल टवी थी। उस सड़ियल इंसान के साथ ऐसा तो होना चाहिए। सुबह से मेरे कपड़े खराब किए ना, मेरा पूरा दिन बर्बाद किया। अब देखना जब ये आफ्टर शेव लोशन अपने मुंह और गर्दन पर लगाएगा तो ऐसे कैसी जलन होगी, कैसी छींकें आएगी। अनाया ने शैतानी हंसी के साथ बोतल का ढक्कन खोला। वहां दरवाजे पर कड़ी पहरा दे रही थी और खौफ से कांप रही थी। अनाया ने जल्दी से काली मिर्चों की पुड़िया खोली और सारी नीचे आफ्टर शेव लोशन की बोतल में डाल दी। फिर उसने ढक्कन बंद करके बोतल को अच्छी तरह से हिलाया ताकि मिर्चें मिक्स हो जाए और वापस उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उठाया था। चलो भागो यहाँ से। अनाया ने वहां का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से ऐसे गायब हुई जैसे वहां कोई आया ही ना हो। रात के खाने का वक्त हुआ तो घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अनाया की माँ और शमीर की माँ खाना लगा रही थी जबकि दोनों बाप खामोशी से अखबार पढ़ रहे थे। अनाया अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ भी उठ रही थी। उसे शमीर का इंतजार था। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर आहट हुई। शमीर फ्रेश होकर ताज़ा शेव बनाकर नीचे आ रहा था। उसे सफेद शलवार कमीज पहन रखा था मगर उसका हुलिया कुछ अजीब था। उसका पूरा चेहरा और गर्दन टमाटर की तरह सुर्ख हो रहे थे और सीढ़ियां उतरते अपनी गर्दन भी खुजा रहा था और साथ ही जोर जोर से चीख भी आ रही थी। शमीर ने रुमाल मुंह पर रखा हुआ था। अनाया ने फौरन मुंह नीचे कर लिया ताकि अपनी हंसी छुपा सके। शमीर कुर्सी पर बैठा ही था कि उसे दोबारा चीख आई। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और चेहरे पर शदीद जलन हो रही थी। क्या हुआ शमीर बेटा, तबीयत तो ठीक है? उसकी माँ ने परेशानी से पूछा। पता नहीं अम्मी। शमीर ने बमुश्किल बोलते हुए अनाया को बोला। लगता है मेरे कमरे में कोई चूहा घुस आया था जिसने मेरी आफ्टर शेव लोशन में कुछ मिला दिया है। मुंह पर आग लगी हुई है। अनाया ने बड़ी मासूमियत से सर उठाया और शमीर को देखा। हाय ला, कहीं वो आफ्टर शेव लोशन एक्सपायर तो नहीं था? आपको देखकर चीज इस्तेमाल करनी चाहिए ना। शमीर ने दांत पीस कर उसे देखा। वो समझ चुका था कि ये हरकत किसकी है। अनाया की आंखों में जो शरारत थी वो सब बयान कर रही थी। शुबेर ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का ग्लास पीकर अपनी जलन कम करने की कोशिश की और कसम खाई कि वो उसका हिसाब जरूर चुकाएगा। अगले दिन दोपहर के वक्त अनाया यूनिवर्सिटी से वापस आई। वो बहुत थकी हुई थी और भूख से उसका बुरा हाल था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गई ताकि बैग रखकर चैन की सांस लेकर सके, मगर जैसे उसने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया वो हैरान रह गई। कमरे का दरवाजा लॉक था। ये क्या बदतमीजी है।
अनाया ने दरवाज़ा खटखटाया मगर वो बाहर से लॉक था। मम्मा, मेरा कमरा किसने लॉक किया है? वो चीख कर सहन में आई जहाँ शुमेर बड़े सुकून से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था। अनाया गुस्से से शुमेर के सर पर जाकर खड़ी हो गई। मेरा कमरा क्यों लॉक है और चाबी कहाँ है? शुमेर ने अखबार से नजरें हटाए बगैर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने लॉक किया है। क्यों? अनाया का पारा हाई हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुमेर ने अखबार तय करके मुंह पर रखा और मुस्कुराते हुए अनाया को देखा। दरअसल मैंने सुना है कि शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई है और तुम्हारे कमरे में काफी कीमती सामान पड़ा है, इसलिए हिफाजती इक़दाम के तौर पर मैंने ताला लगा दिया। मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है, मुझे चाबी दो। अनाया ने हाथ आगे किया। ओह, चाबी? शुमेर ने अफसोस का इजहार किया। चाबी तो शायद गलती से मेरे ऑफिस वाली कोट की जेब में रह गई है। अब तो तुम्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब मैं दोबारा ऑफिस जाऊंगा। ये कल सुबह ही मिलेगी। क्या? अनाया का मुंह खुली का खुला रह गया। मैं थकी हुई हूँ, मुझे कपड़े बदलने में शाम तक बाहर कैसे बैठूंगी? ये तुम्हारा मसला है। शुमीर ने कंधे उचकाए। जैसे कल मेरा मसला था कि मेरा मुंह जल रहा था, आज तुम्हारा मसला है कि तुम बाहर होगी। ऐसा बराबर? शुमीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी जिसे देखकर नायक को मजीद तब चढ़ी। वो जानती थी कि ये चोरियां भर गई है वरना सिर्फ बहाना है। ये कल रात वाली मिर्चों का बता था। वो बेबसी से सहन में बैठ गई और शुमीर उसे जलाने के लिए मजे ले लेकर चाय पीने लगा। जंग बराबर की चोट पर आ गई थी। शुमीर की गुमशुदा चाबी वाले ड्रामे के बाद अनाया का मूड शदीद खराब था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उनकी ये मोटी छोटी मोटी जंग घर के बड़ों की जंग के सामने कुछ भी नहीं है। रात के खाने के बाद घर का माहौल मामूल से हटकर इंतहाई बोझल और संजीदा था। हमेशा की तरह अलग अलग रहने वाले दोनों खानदान आज शुमीर के वालिद शहबाज साहब के हुक्म पर लॉन्च में इकट्ठे थे। शहबाज साहब और नवाज साहब, अनाया के वालिद, आमने सामने सोफे पर बैठे थे और उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अनाया और शमीर की माएँ सहमी हुई थी, एक तरफ बैठी थी, जबकि माहा डर के मारे कोने में खड़ी थी। शमीर खामोशी से सर झुकाए बैठा था और अनाया जो अपनी माँ के साथ लगी खड़ी थी, उसे दिल में अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। कमरे में छाई हुई खौफनाक खामोशी को शहबाज साहब की बारी आवाज ने तोड़ा। मैंने आप सबको यहाँ एक हतमी फैसले के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी बात का आगाज किया और एक सख्त नजर अपने भाई नवाज पर डाली। चूंकि नवाज जायदाद का मामला हल करने में संजीदा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारी पुरानी रंजिशें कभी खत्म होगी, इसलिए मैं मजीद इस रिश्ते को का बोझ नहीं उठा सकता। अनाया का दिल जोर से धड़का। उसे समझ नहीं आया कि ताहिर वो क्या कह रहे हैं। शहबाज साहब ने एक गहरा सांस लिया और फिर बम फोड़ा। मैंने फैसला किया है कि मैं शमीर का रिश्ता यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त सेठ वकार से बात पक्की कर ली है। इनकी बेटी के साथ अगले महीने शमीर की शादी होगी और ये निकाह ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं अपने बेटे को ऐसे घर में नहीं रख सकता जहाँ मेरी इज्जत ना हो। इन अल्फाज ने जैसे कमरे में मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो शुमेर जिससे वो लड़ती थी, जिसके खाने में मिर्चें मिलाती थी, जिसे वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझती थी, अचानक उसे वो शख्स अपने हाथों से फिसलता महसूस हुआ। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? शुमेर की वालदा तड़प कर बोली, खुदा का खौफ करें, बच्चे निकाह में है कि कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो नहीं है कि जब चाहा जोड़ दिया, जब चाहा तोड़ दिया। निकाह नाम का है, रुखसी तो नहीं हुई ना? शेरशाह शाह ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अनाया की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिया। भाई साहब, ऐसा जुल्म मत करें, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि निकाहशुदा लड़की को छोड़ दिया। नवाज साहब जो अब तक खामोशी से ये तौहीन बर्दाश्त कर रहे थे, अचानक भड़क उठे। अगर ये रिश्ता तोड़ना चाहता है तो शौक से तोड़ दे। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है मुझ पर कि मैं इसकी बिद्दतें करूं। मैं भी अपनी बेटी ऐसे शख्स के घर नहीं भेजूंगा जो अपनी अला के आगे रिश्तों का खून कर दे। दोनों भाइयों के दरमियान तलक कलामी शुरू हो गई थी और लाउंज जंग का मैदान बन गया था। औरतें रोने लगी और वहां खौफ से कांपने लगी। अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बेबसी से शमीर को देख रही थी, जो अब तक
पत्थर बना बैठा था। अनाया का दिल में एक चीख उठी थी। वो बाहर नहीं आ पा रही थी। क्या वो वाकई सुमेर को खो देगी? क्या वो उसकी कहानी उनकी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी? बस बहुत हो गया। एक गर्जदार आवाज ने सबको खामोश करवा दिया। ये सुमेर था। वो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और मुट्ठियां सख्ती से बींची थी। उसने एक नजर रोती हुई अनाया पर डाली, फिर सीधा अपने बाप की आंखों में देखा। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ बाबा, कि आप जब जहाँ चाहेंगे मुझे रुख मेरा बदल देंगे और जहां से चाहेंगे उठा लेंगे। शुमेर का लहजा इंतहाई सख्त और दो टोक था। शुमेर, शहबाज साहब ने हैरत और गुस्से से बेटे को पुकारा। तुम मेरी जुबान के आगे बोल रहे हो। इज्जत का ख्याल है इसलिए बोल रहा हूँ। शुमेर ने आगे बढ़कर सबके सामने अपना फैसला सुनाया। अनाया मेरी मनकुआ है, ये मेरी इज्जत है। आपका और तायपू का जायदाद का झगड़ा अपनी जगह, मगर मैं अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरा फैसला रद्द कर रहे हो? शहबाज साहब की आवाज में धमकी थी। मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पासदारी कर रहा हूँ, शुमेर ने मजबूत लहजे में कहा। अनाया मेरे नाम से जुड़ी है और मैं इसकी हक तलफी कभी नहीं करूंगा। मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा और ना ही अनाया को छोड़ रहा हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने भीगी पलकों से शुमेर को देखा। आज पहली बार उसे सरीर इंसान में एक मर्द नजर आया था, एक ऐसा मुहाफिज जो सबके सामने उसके लिए डट गया था। शुमेर ने मजीद कोई बात नहीं की और तेजी से वहां से मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद भी उसके अल्फाज की गूंज वहां बाकी थी। अनाया की माँ ने सुकून का सांस लिया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। देखा अनाया, शुमेर ने इनकार कर दिया। वो लड़का बुरा नहीं है बेटा, ये खानदानी मसाले सब कुछ सबको उलझा दिया है। अनाया खामोशी से अपने कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर बैठी तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो अब तक शुमेर से नफरत का दावा करती थी, लेकिन आज शुमेर के इनकार ने उसके दिल की दुनिया बदल दी थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो भले ही शुमेर से जितना भी लड़ ले, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो किसी और का हो जाए। खिड़की के उस पार शुमेर भी अपने कमरे में अंधेरे में खड़ा था। वो जानता था कि उसने बाप के सामने बोलकर बहुत बड़ा कदम उठाया, मगर वो ये भी जानता था कि अनाया चाहे जैसी भी है, अब उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं था। शुमेर के दो टूक फैसले ने घर में एक आरसी खामोशी तो पैदा कर दी थी, मगर खतरा भी टला नहीं था। रात के 2 बज रहे थे और अनाया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जानती थी कि उसके तायाबू यानी कि शुमेर के वालिद इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कोई नया हंगामा खड़ा करेंगे। अनाया बेचैनी से टहल रही थी कि अचानक उसे सहन में हल्की सी आहट सुनाई दी। वो चौंक कर खिड़की के पास आई। दोनों घरों के दरमियान एक छोटी सी दीवार थी जो कि दोनों पोर्शंस को जुदा करती थी। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। अनाया ने गौर से देखा तो शुमेर था। वो दीवार के सिया तीक लगाए खड़ा था और शायद वो भी इतना ही परेशान था जितनी अनाया। अनाया ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर आ गई। वो दीवार के करीब पहुंची तो शुमेर ने उसे आते देख लिया। क्या कर रही हो इतनी रात को? शुमेर ने धीमी आवाज में उससे पूछा। उसके लहजे में हमेशा वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि थकन थी। वही जो तुम कर रहे हो। अनाया ने दीवार की दूसरी तरफ खड़े होकर कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। शुमेर, जो तुमने अंदर सबके सामने कहा, क्या तुम वाकई? मैंने वो सब तुम्हारी मोहब्बत में नहीं कहा है, इससे गलत फहमी मत पालना। शुमेर ने फौरन उसकी बात काटी। मैं सिर्फ अपने असूलों की बात कर रहा। मैं नहीं चाहता कि खानदानी अनाज की भीड़ चढ़कर हम दोनों की जिंदगी तमाशा बन जाए। अनाया ने मुंह बनाया। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मिस्टर सरियल, मगर क्या करें, मम्मा बहुत रो रही थी और मैंने दुखी नहीं देख सकती। अगर रिश्ता टूट गया तो खानदान में बहुत बातें होंगी। शुमेर ने गहरा सांस लिया। बाबा भी गुस्से में है, फिलहाल खामोश हो गए, लेकिन वो दोबारा ये बात छेड़ेंगे। हमें कुछ करना होगा। क्या करें? अनाया ने बेचारगी से पूछा। तुम्हारे बात तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते और मेरे बाबा तुम्हारा नाम सुनना पसंद नहीं करते। शुमेर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। देखो ना, मसला ये है कि हमारे वालिदैन को लगता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये रिश्ता नहीं चल सकता। हमें उनकी ये सोच बदलनी होगी। मतलब मतलब ये कि हमें एक ड्रामा करना होगा। शुमेर ने समझाते हुए कहा। हमें अपने 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 बाप के सामने एक दूसरे की तारीफी करनी होगी।
तुम्हें मेरी हक में बोलना होगा और मैं तुम्हारे हक में बोलूँगा। जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से के साथ खुश हैं, तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाए। अनाया की आंखों में हैरत सी फैल गई। मैं और तुम्हारी तारीफ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। झूठ बोलना पड़ेगा क्या मुझे? करना तो पड़ेगा, वरना तैयार हो जाओ तलाक के लिए। शुमेर ने संजीदगी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। अनाया ने हार मान ली। कल सुबह से ही मिशन शुरू करते हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अनाया और उसके वालिदैन मौजूद थे। नवाज साहब अखबार पढ़ रहे थे और मूड काफी संजीदा था। अनाया ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके गला साफ किया। बाबा, आपको पता है कल क्या हुआ? अनाया ने बड़े जोश से बताया और बात शुरू की। कल मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी तो मैंने देखा कि शुमेर सड़क किनारे गरीब बच्चों में खाना बांट रहा था। नवाज साहब ने अखबार से नजरें हटाए बेटी को देखा। शुमेर और खाना बांट रहा था? जी बाबा। अनाया ने बात में मिर्च मसाला लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि इतना नेक है ना, वो जाहिर नहीं करता। और सुना है कि वो मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा ले रहा है। लोग ख्वामख्वाही से बुरा करते हैं, वो तो दिल का बहुत अच्छा है। नवाज साहब ने खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर हैरानगी थी, क्योंकि उन्होंने आज तक शुमेर के बारे में सिर्फ बुराइयां ही सुनी थी या की थी। दूसरी तरफ शुमेर के घर में भी कुछ ऐसा ही मंजर था। शुमेर नाश्ता करते अपने बाप शहबाज से मुखातिब हुआ। बाबा, मैंने अनाया के बारे में पता करवाया यूनिवर्सिटी में। शुमेर ने संजीदगी से झूठ बोला। क्यों? क्या शिकायत आई है अब उसकी? शहबाज साहब ने फौरन पूछा। नहीं बाबा, उल्टा सब उसकी तारीफ कर रहे थे। शुमेर ने बड़े एतमाद से कहा, प्रोफेसर कह रहे थे कि वो बहुत लायक और तमीज़दार स्टूडेंट है, पढ़ाई में सबसे आगे है, और कभी किसी लड़के से फजूल बात ही नहीं की। मुझे लगता है कि हमने उसके बारे में राय कायम करने में जल्दबाजी की है। ऐसी सुलझी हुई लड़कियां आजकल कम ही मिलती है। शहबाज साहब का हाथ रुक गया। वो अपने बेटे के को घूरने लगे, जो कि कल तक अनाया का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, और आज उसके गुण गा रहा था। तुम ठीक तो हो ना शुमे? उन्होंने शक से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, बस सच बोल रहा हूँ। शुमेर ने इत्मीनान से चाय का गुण बढ़ा। दोनों तरफ से खामोशी छा गई, मगर तीर निशाने पर लगा था। दोनों भाई जो एक दूसरे के बच्चों को नापसंद करते थे, आज अपने अपने बच्चों के मुंह से मुखालिफ की तारीफ सुनकर शिशुकिंज में पड़ गए। अनाया और शमीर का ये खुफिया प्लान काम कर रहा था, और फिलहाल तलाक और दूसरी शादी का मौजू पीछे चला गया था। दोपहर को जब अनाया छत पर आई तो शमीर वहां पहले से मौजूद था। अनाया ने उसे देखकर अंगूठे से डन का इशारा किया और मुस्कुरा दी। शमीर ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ये पहली बार था कि दोनों के दरमियान जंग की बजाय सुलह की फिजा थी, मगर उन्हें खबर ही नहीं थी कि ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला, क्योंकि कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली थी, जो कि शुमेर के सारे इम्तिहान का सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। अनाया और शुमेर का तारीफी करने वाला प्लान हैरत अंगेज तौर पर कामयाब जा रहा था। पिछले 2 दिनों में घर का माहौल काफी हद तक पुरसुकून हो चुका था। नवाज और शहबाज साहब ने गर्चा आपस में बात करना शुरू नहीं की थी, लेकिन कम अज कम अब वो हर वक्त तलाक और दूसरी शादी की रट नहीं लगा रहे थे। शुमेर को लग रहा था कि हालात उसके कंट्रोल में है, मगर उसे खबर ही नहीं थी कि उसके सब्र का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। दोपहर का वक्त था और शुमेर अपनी बालकनी में खड़ा फोन पर ऑफिस की किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। उसकी नजर अचानक नीचे गली में पड़ी, जहां एक सिल्वर रंग की गाड़ी आकर रुकी। ये अनाया की यूनिवर्सिटी का वक्त था और शुमेर को लगा कि वो रिक्शे से आई होगी, मगर गाड़ी देखकर वो चौंक गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और अनाया बाहर निकली। वो मुस्कुरा रही थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के से कुछ कह रही थी। वो लड़का दानियाल था, अनाया का क्लास फेलो। दानियाल ने भी हंसकर हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अनाया से कुछ कहा, जिस पर अनाया जोर से हंसी। बालकनी में खड़े शुमेर के हाथ में मौजूद फोन पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, और गुस्से और जलन का मिक्सचर था। वो अनाया जो उसकी सामने हमेशा मुंह बनाती रहती थी, आज इस किसी गैर लड़के के साथ इतना खिलखिलाकर हंस रही थी। शुमेर को अपने सीने में एक आग सुलगती हुई महसूस हुई। वो भी 2 दिन पहले तो अपने बाप से कह रहा था कि अनाया बहुत सुलझी लड़की है और लड़कों से बात नहीं करती, और अब ये मंजर देखकर उसे अपनी बात पर गुस्सा आने लगा था। शुमेर ने फोन जेब में डाला और तेजी से कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागा।
नीचे गेट पर अनाया अभी भी दानियल को खुदाफिज कहकर मुड़ी थी कि सामने शुमीर का युवकल वजूद खड़ा हुआ पाया। अनाया के लबों पर सजी मुस्कुराहट शुमीर का सुर्ख चेहरा देखकर फौरन गायब हो गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, शुमीर ने आगे बढ़कर सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। शुमीर! अनाया घबरा गई। शुमीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते घर के अंदर ले आया। खुशकिस्मती से इस वक्त सेन में कोई नहीं था। शुमीर सीधा उसे बरामदे के स्तून के पास ले आया और से दीवार के साथ लगा दिया। ये कौन था? शुमीर की आवाज में शेर जैसी गर्ज थी। अनाया उसके इस अचानक हमले पर हका बरकर रह गई। मेरा क्लास फेलो था दानियाल। गाड़ी खराब थी तो उसने मुझे लिफ्ट दे दी। तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द? शुमीर ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर गरा कर बोला, दर्द तो मुझे होता है जब तुम किसी गैर मर्द के सामने यूं दांत निकालती हो। तुमने उसे घर तक आने की इजाजत कैसे दे दी? और तुम उसके साथ इतनी फ्री क्यों हो रही थी? अनाया ने हैरत से शुमीर को देखा। ये वो शुमीर तो नहीं था जो उसे मुसीबत कहता था। ये कोई और ही इंसान था। तुम क्यों इतना जालिस हो रहे हो? सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं जालिस नहीं हूँ। शुमीर ने दांत पीसते उसके चेहरे के मजीद करीब होकर कहा, बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करे। तुम मिसेस शमीर सिकंदर हो और मेरी चीज पर किसी और की नजर पड़ी, ये मुझे गवारा नहीं है। अनाया का दिल जोर से धड़का। शुमेर के मुंह से मेरी बीवी का लफ्ज सुनकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये पहला मौका था जब शुमेर ने उसे पूरे हक और मलकियत के साथ अपनी बीवी कहा था। उसके लहजे में गुस्सा जरूर था, मगर उस गुस्से के पीछे छुपी शदीद मोहब्बत और मलकियत का एहसास अनाया को भी समझ आ रहा था। शुमेर ने एक लम्हे के लिए अपनी गिरफ्त दिली की और गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। आइंदा मुझे तुम किसी भी लड़के के साथ नजर ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ आप अपने कमरे में। ये कहकर शुमेर वहां से हट गया और लंबे लंबे ढक पड़ता वापिस ऊपर चला गया। अनाया वहीं दीवार के साथ लगी खड़ी रही। उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। वो शुमेर से डरने के बजाय एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। उस सड़ियल इंसान को उसकी फिक्र थी, उसे जलन हुई थी, और यही बात अनाया के लोगों पर एक नई मुस्कुराहट ले रही थी। अगले ही दिन खानदान में एक शादी का फंक्शन था, जहां पर ना चाहते हुए भी दोनों घरानों को शरीक होना था। माहौल में पहले ही तनाव था, मगर रिश्तेदारों के सामने सबको नॉर्मल बनाकर रहना था। अनाया जब तैयार होकर फंक्शन हॉल में दाखिल हुई तो हॉल में मौजूद सबकी निगाह इस पर जम गई। उसने गहरे सुर्ख रंग का बहुत प्यारा सा सूट पहन रखा था, जिसमें सुनहरी काम हुआ था। बालों को खुला छोड़ा था और हल्के मेकअप में वो क़यामत ढा रही थी। उसका हुस्न इतना सैरंगेज था कि कुछ लम्हों के लिए हॉल में खामोशी सी छा गई। शुमेर, जो कि वहां कुछ मेहमानों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, उसकी नजर भी अनाया पर पड़ी। एक लम्हे के लिए तो वो भी पलके चिपकना भूल गया और बस उसे तकता रह गया। कल वाली लड़ाई के बाद उसका दिल चाह रहा था कि वो आगे बढ़कर अनाया की तारीफ करे और उसे सबकी नजरों से छुपा ले, मगर फिर उसकी अना आड़े आ गई। उसे याद आया कि कैसे अनाया कल दानियाल के साथ हंस रही थी। शुमेर ने फौरन अपना रुख बदला और जानबूझकर अपनी एक कजन के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा। उसने अनाया को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अनाया, जो कि तौका कर रही थी कि शुमेर उसकी तरफ देखेगा, उसे दूसरी लड़कियों के साथ हंसते देख अंदर से उछल भून गई। अच्छा, तो ये मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। अनाया ने दिल ही दिल में सोचा। कल तो बड़ी बीवी बीवी कर रहे थे और आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। ठीक है मिस्टर शुमेर, अगर आप खिलाड़ी हैं तो मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ। गुस्से और जिद में आकर अनाया ने वो हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना फोन निकाला और दानियल को मैसेज करके वहीं हॉल के बाहर बुला लिया। दानियल इत्तेफाक से करीब ही था और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। जब दानियल हॉल के गेट पर आया और अनाया उसे लेने वहां पहुंची, तो शुमेर की नजर उस पर पड़ गई। उसके हाथ में पकड़ा जूस का गिलास कांपने लगा। कल की वार्निंग के बावजूद अनाया ने फिर से उसी लड़की को बुलाया था। शुमेर का सब्र जवाब दे गया था। वो आंधी और तूफान की तरह वहां पहुंचा। दानियल भी अनाया से बात कर ही रहा था कि शुमेर ने आओ दिखा ना था। दानियल का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? शुमेर सबके सामने चीखा। म्यूजिक बंद हुआ और सारे मेहमानों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई। शुमेर, छोड़ो उसे, अनाया घबरा कर चिल्लाई। तुम चुप करो, शुमेर ने अनाया को डांट दिया।
मैंने मना किया था ना कि मुझे ये लड़का तुम्हारे आस-पास नज़र ना आए। ये यहाँ क्यों आया है? क्या हमारे घर के मर्द मर गए हैं जो तुम उसे बुला रही हो? दानियल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मिस्टर शुबेल, तुम गलत समझ रहे हो। अनाया ने मुझे सिर्फ अनाया का नाम मत लो अपनी जुबान से। शुबेल ने उसे धक्का दिया। निकल जाओ यहाँ से वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये फैमिली फंक्शन है। शुबेर का रवैया इतना जारहाना और तौहीन अमेज था कि वहां तमाशा लग गया। अनाया को दानियल की बेइज्जती पर शदीद तो गुस्सा आया। उसे लगा कि शुमेर ने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बस बहुत हो गया शुमेर। अनाया सबके सामने शुमेर के आगे आ गई। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे दोस्त की यूं बेइज्जती करो। तुमने तमाशा बना दिया मेरा। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम खुद तो दूसरी लड़कियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया मैं मर्द हूं अनाया? शुमेर ने खरा कर कहा। तो क्या हुआ अगर तुम मर्द हो? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम सिर्फ एक जल कुकड़े और सड़ियल इंसान हो जिसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं दानियाल को पसंद करती हूँ या नहीं ये मेरा मसला है। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले आखिर कौन होते हो? अनाया के मुंह से ये जुमला कि तुम कोई नहीं होते शुमेर के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। दोनों खानदानों के बुजुर्ग वहां आ चुके थे और वह ये सब देख कर सकते में थे। नवाज और शहबाज साहब ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया मगर नुकसान हो चुका था। जो थोड़ी बहुत सुलह की उम्मीद पैदा हुई थी वो आज इस हॉल में बुरी तरह से दम तोड़ गई थी। शुमेर ने एक जख्मी नजर अनाया पर डाली और फिर किसी से कुछ कहे बगैर तेजी से हॉल से निकल गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। उसे एहसास हो रहा था कि शायद आज गुस्से में उसने भी बहुत कुछ गलत कह दिया है। फंक्शन में होने वाले तमाशे के बाद जब दोनों खानदान घर वापस आए तो घर का माहौल किसी भी धमाके से कम नहीं था। इज्जत का जो जनाजा वहां निकला था इस पर दोनों भाई नवाज और शहबाज एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। घर में चीखों पुकार मची हुई थी और औरतें रो रही थी। शुमेर घर पहुंचते सीधा अपने कमरे में जाने लगा जब शहबाज साहब ने उसे रोक लिया। खुश हो अब तुम? उन्होंने गर्ज कर कहा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुम्हें सुकून मिल गया? मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे घर के काबिल नहीं है मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देख रही अपनी बीवी का कारनामा। बड़े मजमे में अपने यारों को बुला रही थी। शुमेर का चेहरा पहले ही गुस्से से सुर्ख था। बाप की बातों ने जलती पर तेल का काम किया। उसने मुड़कर अनाया की तरफ देखा जो अपनी माँ के पीछे छुपी रो रही थी। सुमेर को अनाया के कहे गए अल्फाज कि तुम कोई नहीं होते अभी तक कानों में चुभ रहे थे। आप ठीक कह रहे थे बाबा। सुमेर ने इंतहाई सर्द और सख्त लहजे में कहा। शायद मैं ही गलत था। मैं जबरदस्ती रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसमें ना इज्जत है और ना भरोसा। फिर उसने अनाया की तरफ उंगली उठाकर कहा। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए ना तो ठीक है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं कल ही वकील से बात करूंगा ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये कहकर शुमेर ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। अनाया सुनकर सख्ते में आ गई। वो तो शुमेर को सिर्फ जलाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। वो रोते हुए अपने कमरे में भागी और खुद को अंदर बंद कर लिया। दोनों घरों में सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान का पेशी खैमा था। रात के 12 बज चुके थे मगर कोई सो नहीं रहा था। शुमेर अपने कमरे में अंधेरे में बैठा था। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे अपनी बेइज्जती से ज्यादा दुख इस बात का था कि अनाया ने दानियाल को अहमियत दी। तभी दरवाजा आहिस्ते से खुला और महा डरते डरते अंदर आई। भाई, महा ने धीमी आवाज में पुकारा। जाओ यहाँ से महा, मुझे अकेला छोड़ दो। शुमेर ने सख्ती से कहा। नहीं भाई, आज मैं नहीं जाऊंगी। महा ने हिम्मत की और आगे बढ़ी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता है कि अनाया की हालत क्या है? वो पिछले 2 घंटों से रो रही है। उसने कुछ खाया भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? शुमेर चिल्लाया। उसे जो किया वो ठीक था। उसने गलत किया मगर आपने उसे मजबूर किया है। महा ने शुमेर के सामने खड़े होकर सच बोल दिया। भाई, वो दानियल को पसंद नहीं करती। वो इसे एक आंख नहीं पाता। उसने दानियल को सिर्फ यही इसलिए बुलाया था क्योंकि आप फंक्शन में से इग्नोर कर रहे थे। वो दूसरी लड़कियों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो सिर्फ आपको जलाना चाहती थी। आपकी तवज्जो चाहती थी मगर आपने सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। शुमेर खामोश हो गया। महा की बात सुनकर वो गुस्सा झाग की तरह बैठने लगा। क्या सच में? शुमेर ने आहिस्ते से पूछा। उसने सिर्फ मुझे जलाने के लिए किया और नहीं तो क्या? अब से खैर में अब से मैं क्या ही बताऊं, आप खुद जाकर देख ले।
माहा ने बात अधूरी छोड़ दी और वो कमरे से निकल गई। शुमेर को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे अनाया ने उसे रोते हुए कहा था कि तुम्हें दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। वो वाकई गुस्से में अंधा हो गया था। उसे अनाया पर गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा आने लगा। रात के 2 बज रहे थे। शुमेर से रहा ना गया, वो उठा और अपने कमरे की खिड़की खोली। सामने अनाया के कमरे की खिड़की खुली थी और वहां अंधेरा था। शुमेर ने इधर उधर देखा और फिर वही पुराना रास्ता इख्तियार किया जो वो बचपन में इस्तेमाल करता था। वो दीवार फैलाकर कर अनाया की बालकनी में उतरा और आहिस्ता से खिड़की के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अनाया बेड पर ऊंधे मुंह लेटी थी और उसकी रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। शमीर का दिल कट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बेड के करीब आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने लड़ते हाथों से अनाया के सर पर हाथ रखा। अनाया, उसे सरगोशी की। अनाया चौंक कर उठी। उसने अंधेरे में शमीर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनाया की आवाज भर आ गई। जाओ यहाँ से। अब क्या वकील के आने से पहले मेरा गला दबाने आए हो? शमीर ने नदामत से सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो अनाया, मैं गुस्से में पागल हो गया था। मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अनाया ने मुंह फेर लिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब सब खत्म होने वाला है ना। तुमने ही कहा था कि तुम वकील से बात करोगे। मैं अपनी जुबान काट लूंगा मगर वकील को फोन नहीं करूंगा। शुमेर ने जज्बात से मखलूब होकर अनाया का हाथ थाम लिया। अनाया ने हाथ खींचना चाहा मगर शुमेर ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था अनाया। जब मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा तो मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है। मैं पागल हो गया था क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांध सकता। अनाया ने शुमेर की आंखों में देखा जहां अब गुस्सा नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत और पछतावा था। अनाया की आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। तो तुम मान क्यों नहीं लेते? अनाया ने सिसकते हुए कहा। क्यों हर वक्त सड़ियल बने रहते हो? क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? कमरे में एक खामोशी छा गई मगर ये खामोशी भूजल नहीं बल्कि बहुत पुरसुकून थी। शुमेर ने मुस्कुराते हुए अनाया के आंसू साफ किए और वो जुमला कहने के लिए तैयार हो गया जिसका इंतजार वो दोनों बरसों से कर रहे थे। कमरे में छाई खामोशी अब बोझल नहीं बल्कि बहुत पुरसुकून और खूबसूरत थी। शुमेर के हाथ में अनाया का हाथ था और वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा। अनाया का सवाल कि क्यों नहीं मानते कि मोहब्बत है अभी तक फिजा में गूंज रहा था। शुमेर के होंठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट उभरी। उसने अनाया की हथेली पर अपनी गिरफ्त थोड़ी मजबूत की और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, शायद मोहब्बत ही है ये, तभी तो तुम जैसी मुसीबत कब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। शुमेर का लहजा शरारती था मगर आंखों में सच्चाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शौक है रोज रोज तुम्हारे ये डरावे बर्दाश्त करने का? तुम्हारी ये बचकाना हरकतें, ये काली मिर्चों में मिलाना, ये सब कुछ अगर तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो कब कब का तुम्हें छूट चुका होता। अनाया के आंसू थम गए। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसे मुस्कुराकर शुमेर को देखा। तो तुमने मुझे मुसीबत कहा? बड़े वो हो तुम? हाँ तो और क्या हो तुम? शुमेर ने हंसकर कहा, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मुसीबत। लेकिन अब बहुत हो गया। अब ये छुपन छुपाई का खेल खत्म। मैं कल ही बाबा से बात करूंगा और रुपसी की तारीख फिक्स कराऊंगा। अब मैं तुम्हें इस कमरे में रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए हमेशा के लिए। अनघा ने इस बात में सर लिया। मैं भी थक गई हूँ शुमेर। मुझे डर लगता है कि बड़ों की लड़ाई में हम बाकी अलग ही ना हो जाए। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। शुमेर ने वादा करते उसके माथे पर हाथ रखा। कि इन दोनों के दरमियान पहला पुरसुकून और मुकम्मल रोमानवी लम्हा था। नफरत और अना की दीवार गिर चुकी थी। अब सिर्फ मोहब्बत बाकी थी। और बदकिस्मती से वो भूल गए थे कि वो अभी भी दुश्मनों के इलाके में है। अभी शुमेर उठने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धड़ धड़ हुई। अनाया खौफ से उछल पड़ी और शुमेर फौरन अलर्ट हो गया। अनाया, दरवाजा खोलो। बाहर से अनाया के बाप नवाज साहब की गजबनाक आवाज आई। मुझे अंदर से आवाजें आ रही हैं। किससे बातें कर रही हो तुम रात गए? अनाया का रंग फक हो गया। पापा जाग गए। शुमेर, अब क्या होगा? घबराओ मत। शुमेर ने उसे तसल्ली दी और खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही नवाज साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे अनाया की माँ भी थी जो कि शोर सुनकर उठ गई थी।
सामने शमीर को देखकर नवाब साहब की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। तुम? नवाब साहब दहाड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में आने की? चोरों की तरह उड़ भी रात के अंधेरे में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी चीखों पुकार सुनकर साथ वाले कमरे से घर से शहबाज साहब, शमीर के वालिद और बाकी घर वाले भी जाग गए। चंद ही मिनटों में दोनों खानदान एक बार फिर सहन में जमा हो चुके थे। हालात कशीदा तरीन हो गए थे। शहबाज साहब ने आते ही शमीर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें शर्म नहीं आती थी शमीर? तुम इस दुश्मन के घर में आखिर क्या कर रहे हो? नाक कटवा दी तुमने हमारी। देखा? शहबाज साहब चीखे। ये है तुम्हारी बेटी की तरबियत। रात को दीवारें फैलाकर लड़कियों के कमरे में जाता है। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा। शहबाज साहब ने दिफा किया। जरूर तुम्हारी बेटी ने इसे बुलाया होगा। दोनों भाइयों के दरमियान एक बार फिर वही पुरानी बहस और इल्जामात शुरू हो गए। बात फिर से इज्जत और गैरत पर आ गई। बस शुमीर ने अचानक सबका शोर काट दिया। इस बार उसका लहजा इल्तजा वाला नहीं बल्कि फैसले वाला था। वो अपने बाप की गिरफ्त से निकला और सीधा जाकर अनाया का हाथ थाम लिया। सबके सामने दोनों खानदानों की मौजूदगी में उसने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। सब हैरत से उसे देखने लगे। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। शुमेर ने बुलंद आवाज में कहा। हम थक चुके हैं हम लोग की रोज रोज की लड़ाइयों से। आप लोगों की अना ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाथ छोड़ो उसका। नवाज साहब आगे बढ़े। अभी इसकी रुखसी नहीं हुई है तो फिर सुन लें आप सब। शुमेर डट गया। अनाया भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। ये मेरी मनकुआ है, मेरी कानूनी बीवी। मुझे इसे लेकर जाने के लिए किसी रस्म, किसी ढोलबाजी या बारात की जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? शहबाज साहब ने गुस्से से पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इज्जत से रुखसी की तारीख तय नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त अना को अपने साथ ले जा रहा हूँ। शुमीर ने दो टोक फैसला सुनाया। हमें आपकी जायदादों की जरूरत नहीं है। हम अलग घर में रह लेंगे अगर हम मजीद एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नवाब साहब ने कहा। यह धमकी नहीं है, एक शौहर का हक है। शुमीर ने सख्ती से कहा। कानून और शरीयत मुझे इजाजत देती है कि मैं अपनी बीवी को ले जाऊं। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप हमें खुशी से रुखसत करना चाहते हैं या हम खुद अपना रास्ता अलग कर लें। ये कहकर शुमीर ने अनाया का हाथ खींचा और गेट की तरफ बढ़ने लगा। ये एक ऐसा कदम था जिसकी तवक्का दोनों भाइयों को नहीं थी। उन्हें लगा था कि रुखसती का कार्ड उनके पास है, मगर शुमीर ने बता दिया था कि निकाह के बाद वो मोहताज नहीं है। शहबाज और नवाज साहब एक दूसरे की अब शक्ल देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जिद की वजह से उनके बच्चे हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएंगे। शुमेर का अज़्म और अनाया का हाथ थामकर गेट की तरफ बढ़ना और उनके कदम दोनों भाइयों नवाज और शहबाज की अना पर एक जोरदार तमाशा था। वो दोनों जानते थे कि शुमेर जो कह रहा है वो खर गुजरेगा और आज ये बच्चा घर छोड़ के तो फिर शहबाज फिर शायद कभी वापस ना आए। रुक जाओ शुमेर। शहबाज साहब की लड़ती आवाज आई। शुमेर गेट पर हाथ रख चुका था और रुक गया मगर पलटा नहीं। शहबाज साहब तेजी से आगे बढ़े और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शिकस्त थी। हम हार गए बेटा, तुम जीत गए, मत जाओ। नवाज साहब भी साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते करीब आए। उनका सर झुका हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर नाया के सर पर हाथ रखा। हम अपनी अना और जायदाद के चक्कर में ये भूल गए थे कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम दोनों की खुशी में तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये सुनते ही शमीर ने अनाया का हाथ छोड़ा और पलट कर अपने बाप के गले लगा। बरसों से खड़ी नफरत की दीवार आखिरकार मोहब्बत के आगे गिर चुकी थी। नवाज और शहबाज जो सालों से एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे, आज अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे से गले मिले तो दोनों खानदान के खवातीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी वक्त तय पाया कि अब मजीद देर नहीं की जाएगी और अगले हफ्ते धूमधाम से रुखसती होगी। अगला हफ्ता दोनों घरों के लिए हंगामों से भरपूर था। शहबाज और अनाया की शादी की तैयारियां रोज पर थी। पूरे घर को रोशनियों से सजाया गया था और फिर वो रात आ गई जिसका सबको इंतजार था। अनाया सुर्ख रंग के बाहरी अरूसी जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी बैठी थी। वो इतनी हसीन लग रही थी कि देखने वालों की नजर ही नहीं ठहरती। रुखसती के वक्त मनाजर बहुत जज्बाती थे। अनाया अपने बाप के
गले लगकर रोई तो नवाज साहब भी अपने आंसू न रोक सके। शमीर शमीर ने आगे बढ़कर अपने ताया और ससुर को सहारा दिया और वादा किया कि वो उनकी बेटी को खुश रखेगा। अनाया को रुखसत करके शुमेर के बोर्ड पे लाया गया। कमरे को फूलों से सजाया गया और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अनाया घूंघट निकाले बेड पर बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। शुमेर कमरे में दाखिल हुआ। उसे ग्रीन कलर की शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत वजीह लग रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता अनाया के करीब आया। शुमेर ने अनाया के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसका घूंघट उठाया। अनाया ने शर्माते हुए पलकी उठाई तो सामने शुमेर की मुस्कुराती आंखें उसका इस्तकबाल कर रही थी। माशाल्लाह। शुमेर के लबों से बेसाख्ता निकला, आज तो मेरी मुसीबत वाकई कोई हूट पड़ी लग रही है। अनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका ली। और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे मिस्टर शुमेर। शुमेर ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली रिपी निकाली और उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकालकर अनाया की उंगली में पहना दी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है और साथ में ये वादा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अनाया ने अंगूठी को देखा और फिर शुमेर को। उसकी आंखों में शरारत और मोहब्बत दोनों चमक रही थी। वैसे एक बात बताएं मुझे शुमेर सिकंदर। शुमेर ने शरारत से पूछा, क्या मैं अब भी आपको वही पुराना सड़ियल खड़ूस और हिटलर रखता हूँ या मेरी कुछ इमेज बेहतर हुई है? अनाया हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में जलतरीन की तरह गूंजी। हम्म, सच्ची बात बताओ, अनाया ने सोचते हुए कहा। सड़ियल तो तुम पूरी जिंदगी रहोगे क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है और वो बदल नहीं सकती। शुमेर ने मुंह बनाया तो अनाया ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत से बोली, लेकिन अब तुम मेरे सरियल हो और मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो। मैं पूरी जिंदगी सड़ियल इंसान के साथ लड़ भी सकती हूँ और इससे मोहब्बत भी कर सकती हूँ। सुमेर ने हंसकर अनाया को अपने हिसाब में ले लिया। बाहर से उन खानदानों की हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी और कमरे के अंदर दो दिल एक हो चुके थे। उनकी नोक झोंक और लड़ाइयों का सफर आज एक पुरसुकून और खूबसूरत मंजिल में बदल चुका था, जहां अब सिर्फ मोहब्बत को राज करना था।